देखो बेटा, आज तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनंत विस्तार वाली एक अचालक प्लेट है, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके कारण तुम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लेन शीट के निकट कोई बिंदु P और P डैश है जहाँ पे तुमको ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम फिगर से समझते हैं। कंसीडर करो कि एक प्लेन शीट ली गई है, एक प्लेन शीट है, दिख रहा है सब लोग को। ये सपोज करो कि अनंत विस्तार वाली, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये चार्ज इस पर फैले हुए हैं, दिख रहा है सब लोग को। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो बता देना। कंसीडर करो एक अनंत विस्तार वाली एक सीट है, चादर है, जिस पे चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और इसके नियर सपोज करो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है और r डिस्टेंस पर पॉइंट P डैश। इन दो बिंदुओं पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालनी है। तो जैसे तुम लोग को मैंने बताया था कि जब पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए गॉसियन सरफेस के रूप में हम क्या लेते हैं? स्फीयर लेते हैं। और लाइन चार्ज होता है तो उसके लिए सिलेंडर लेते हैं। तो ये प्लेन शीट है, इसके लिए हमको एक ऐसा सिलेंडर लेना है जो इस शीट को पंचर करता हुआ, पंचर करने का मतलब ये जो सिलेंडर यहाँ पे गॉसियन सरफेस के रूप में लिया जाएगा वो शीट को क्रॉस करता हुआ इस पार से इस पार चला जाए। तो जब इसको पंचर करेगा, कंसीडर करो ये हम एक सिलेंडर ले रहे हैं जो इस शीट को पंचर करता हुआ इस पार से इस पार जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो हम सिलेंडर लिए हैं जो इस शीट को पंचर कर रहा है, तो सपोज करो कि जितनी दूरी पर पॉइंट P है उतनी ही दूरी पर पॉइंट P डैश भी है। इतनी चीज़ तुम लोग को क्लियर हो गई होगी। एक सिलेंडर लिया गया जो इस शीट को पंचर करता हुआ जा रहा है। अब हमको इतनी बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट P पर और P डैश पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए जैसे तुम लोग को बताया गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे? E और थीटा को स्पेसिफाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं जो फिगर यहाँ अभी समझाया गया उसी से रिलेटेड फिगर यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब पंचर करता हुआ एक सिलेंडर तुम लोग को दिख रहा है, और ये क्या है? ये इसकी प्लेन सरफेस। जैसे तुम्हारे घरों में जो सिलेंडर रखा हुआ है उसका ऊपरी सरफेस और सबसे निचला सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है। और जबकि ये वाला सिरा क्या होता है? उसका कर्व सरफेस होता है। तो इसको लिख सकते हैं कैसी सरफेस है? कर्व सरफेस। कर्व सरफेस समझ में आ रहा है? तो अब हमको देखना है कि प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी और कर्व सरफेस पे। तो सबसे पहले चलो हम तुम लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि ये तुम्हारी प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और हमको अब इतने से मतलब है कि जो सिलेंडर इस शीट को पंचर करते हुआ जा रहा है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। जैसे तुम लोगों ने देखा बूट पॉलिश करने वाला ब्रश, उसमें जैसे ब्रश ऐसे निकले हुए होते वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर सीधे निकले हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रही। जो लाइंस जा रही हैं ये इस साइड में और इस साइड में, क्योंकि तुम लोग को पता है प्लस से दूर जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इधर और इधर वो क्या दिखाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाओं को दर्शा रहा है। और हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि कैसी सतह है? तुम्हारी प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस पर इस सरफेस पर हमको एरिया वेक्टर लेना होगा। तो क्या करेंगे? इसके अवलंबवत हम एक क्या खींच रहे हैं? एक अवलंबवत परपेंडिकुलर खींचते हैं, वही क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं? परस्पर समांतर है। तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? 0। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम कंडीशन इधर भी है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं उसके अलावा जो हमारी ये सीट है वो प्लेन है। उस प्लेन सीट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जब एरिया वेक्टर लेते हैं तो उस सीट पर अवलंबवत बाहर की तरफ हम लंब डालते हैं। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं?
परस्पर समांतर है, थीटा कितना हो जाएगा 0। तो हमने देख लिया कि प्लेन शीट पर थीटा 0 हो गया, जबकि कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जो कर्व सरफेस पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, तो अब इसमें थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब हमको क्लियर हो रहा है कि कर्व सरफेस पर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, प्लेन सरफेस पर 0 है। अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीट को प्लेन शीट के लिए हम गॉसियन सरफेस के रूप में एक सिलेंडर लेते हैं। जो सिलेंडर लिया गया है जो चादर को पार कर जा रहा है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सिलेंडर के प्लेन शीट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कर्व सरफेस पर थीटा बराबर 90 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ई और थीटा को स्पेसिफाई किया जा रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड समान है उसमें सिमेट्री है, क्योंकि पी और पी डैश दोनों बिंदुओं पर आर दूरी समान है। अब दूसरी चीज़ हमको कैलकुलेट करना है ई डी एस, ई क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब हम देखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, अब डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ तो इसको लिख सकते हैं ई डी एस कास थीटा। तो फ्लैट सरफेस 2 है तो फ्लैट 1 और फ्लैट 2 हो जाएगा। क्लोज्ड सरफेस ई डी एस कास थीटा डिग्री फ्लैट 2 प्लस ई डी एस कर्व सरफेस। तो 2 फ्लैट सरफेस हो गई, एक कर्व सरफेस। अब हमको पता लग रहा है तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री फ्लैट पर, थीटा 0 फ्लैट पर, लेकिन कर्व सरफेस पर थीटा कितना है 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुम लोग फिगर में देखो, जो ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी एरिया ये है, जो एरिया कितनी ली जा रही ए। तो जो हमारा सिलेंडर है उसकी जो प्लेन सरफेस की एरिया ली जा रही है वो क्या है ए है। तो हम इस चीज़ को लिख दे रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करते समय ई डी एस, अब का 0 का मान 1 हो गया। अब फ्लैट 1 प्लस ई डी एस फ्लैट 2, क्योंकि यहाँ भी कास 0 का मान 1 हो गया, यहाँ भी कास 0 का 1 और कास 90 का मान 0, मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है तो ये बाहर आ जाएगा। क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस प्लस यहाँ भी समान है, बाहर आ जाएगा तो डी एस। और हम जानते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे प्लेन सरफेस की एरिया ये है, हमको ये लिखना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे ये हो जाएगा, ई इतने का मान ए हो जाएगा प्लस ई इंटू ए। तो कितना आ गया 2E ए। ये हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, टोटल चार्ज। इसको लिख सकते हैं नेट आवेश, यह टोटल चार्ज नेट चार्ज सरफेस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश।
नेट आवेश पृष्ठ के भीतर, लिख लो पृष्ठ के भीतर कुल आवेश। तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो बेटा, अभी तुम लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे अभी तुमको बताया गया कि प्लेन शीट है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सपोज करते हैं इसकी एरिया ये है। तो अब यहाँ पे समझ लो कि ये एरिया पर आवेशों की संख्या अगर क्यू है, मान लेते हैं कि ए एरिया पर कुल कितने आवेश हैं, क्यू। तो यूनिट एरिया, एकांक एरिया में आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, क्यू अपान ए। और इसी क्यू अपान ए को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। क्यू अपान ए कितना हो गया, पृष्ठ घनत्व। एकांक एरिया में अगर एकांक एरिया में आवेशों की संख्या अगर सिग्मा है तो पूरे पर कितना हो जाएगी, तो कुल चार्जों की संख्या क्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। तो अब जो तीसरा पॉइंट है, अब तीसरे पॉइंट में हम लिख ले रहे हैं कुल आवेशों की संख्या तो कुल आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। फोर्थ पॉइंट क्या है, चौथा बिंदु। चौथे में हमको लिखना है अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने पर तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम देख लें, तो जो हमारा अभी पहला इक्वेशन आया था ई डी एस की वैल्यू, तो कितना है, 2 टाइम्स ई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, चार्जों की संख्या। तो अभी भी मैंने लिखा है क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपन एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को रखने पर ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो अनंत विस्तार वाली समतल चादर है उसके निकटार बिंदु पर आवेशों की संख्या ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके।